फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज से क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि भारती भवन का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, भारती भवन बुक का जितना भी सॉल्यूशन है उसको देंगे। अगर दिया आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम आगे वीडियो बनाएंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो देखिए अच्छे से, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या कहता है, पहला चैप्टर है फिजिक्स, जो है ये मेरे ही द्वारा हम ही लिखे हैं। इसमें देखिए लिखा है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या कहता है, प्रकाश के बारे में लिखे हैं। अच्छे से इसको देखिएगा और समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्रकाश किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है। प्रकाश जो है वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश कहते हैं, याद रखना, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। याद रखना है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। किलोमीटर में कहेगा 3 लाख बोलना है, और यहाँ पर अगर मीटर पर सेकंड में बोलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। प्रकाश पूछेगा क्या है, तो एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। याद रखना, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश पूछेगा कौन सी रेखा में गमन करती है, तो याद रखना प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में पूछेगा कितना मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखना है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक पूछेगा किस में होता है, तो गैस में। सबसे अधिक किस में होता है, गैस में। इसके बाद द्रव में, और इसके बाद ठोस में होता है। याद रखना है, ठीक है। प्रकाश स्रोत क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो याद रखना है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब, बल्ब से प्रकाश निकलता है, लालटेन, इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसीलिए इसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। याद रखना है। अगला देखिए क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, यह 2 प्रकार का होता है। यानी प्रकाश स्रोत जो है ना, ये कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखिए यहाँ लिखा है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। जानते हैं आप लोग प्रकाश के स्रोत जो है कितना प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। देखिए प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, जैसे सूर्य, सूर्य जो है प्राकृतिक है। उसी तरह से तारा प्राकृतिक है, आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला है मानव निर्मित। मानव निर्मित जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, ठीक है, याद रखना, जलता हुआ बल्ब, और दूसरा मोमबत्ती यहाँ पर जो है, और लालटेन भी हो जाएगा। इस तरह से प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे। अगला जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारा, जो कि एग्जाम में ये सबसे ऑब्जेक्टिव आते रहता है। देखिए अगला क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं पूछेगा। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जिनसे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। याद रखना है, जिनसे क्या निकलती है, प्रकाश, उसे प्रदीप्त। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है, यानी सूर्य, पृथ्वी पर सबसे ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन क्या है, सूर्य ही है। सूर्य यदि नहीं रहेगा तो कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी कि सूर्य जो है हम लोग के लिए एक तरह से इम्पोर्टेंट है। सूर्य है तो पेड़ पौधा है, और पेड़ पौधा है तो हम लोग हैं। ठीक है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ठीक है, याद रखना है। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे कि जानते हैं आप लोग टेबुल, जैसे क्या ले लीजिए, टेबुल, फिर कुर्सी, पुस्तक, इस सबसे प्रकाश नहीं निकलता है, इसको कौन सा वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। याद रखना है। अगला है प्रकाश की किरण पूछेगा, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो याद रखना है प्रकाश की किरण जो है, याद रखना है एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण जो है सीधी रेखा में चलती है, याद रखना है, उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला है किरण पुंज, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिए किरण पुंज, याद रखना है प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। और किरण पुंज पूछेगा कितना प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, ठीक है, और तीसरा है अभिसारी। तीसरा क्या है, अभिसारी। याद रखना है। अपसारी किरण पुंज जो है पूछेगा किसे कहते हैं, तो याद रखना वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर
फैलती हुई चली जाती है, यानी कि फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। अप मीन्स होता है फैलना, तो यहाँ पर जो है अपसारी में याद रखना है। प्रकाश का किरण जो है एक बिंदु से निकल करके देखिए इस तरह से क्या हुआ, फैलती हुई चली गई है, इसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो है समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। देखिएगा दूसरा समांतर किरण पुंज किसका कहते हैं? समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ प्रकाश का किरण निकला है, इस तरह से एक दूसरे के क्या हो गया? समांतर हो गया है, इसी को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। अगला है अभिसारी। अगला है अभिसारी। अभिसारी में क्या होगा? एक जगह प्रकाश जो है इकट्ठा हो जाएगा। देखिए क्या कहता है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश का किरण यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इधर से निकला प्रकाश का किरण, देखिए एक ही जगह आकर के जमा हो गया, इसी को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी देखिए अच्छे से। क्या कहता है? पारदर्शी पदार्थ। पूछेगा पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी मीन्स क्या हुआ? यानी कि कोई भी चीज़ जो है जिनसे कि प्रकाश जो है आर पार चल जाए ना, जैसे कि शीशा क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, कांच, जैसे कांच। देखिए एग्जाम्पल समझिए, इसका परिभाषा भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में। वैसा पदार्थ, ये भारतीय वन बुक से लिए हैं। ठीक है, सारा भारतीय वन बुक का ही है, आप लोग बुक भी देख सकते हैं, टोटल इसका निचोड़ है भारतीय वन का। देखिए वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, याद रखना है। जैसे हवा, हवा एक पारदर्शी है, हवा में कोई भी चीज़ जो है आर पार चल जाता है। उसी तरह कांच, फिर साफ पानी, साफ पानी रहता है तो उसमें क्या होता है? पारदर्शी है, यानी उससे दिख जाता है कोई भी चीज़। ठीक है, अगला अपारदर्शी पदार्थ। अगला क्या है? अपारदर्शी। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है। ठीक है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी से जो है प्रकाश का किरण पार नहीं होगा तो उसे अपारदर्शी कहेंगे। जैसे लोहा, लोहा से भी प्रकाश का किरण पार नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। फिर पत्थर इत्यादि। ठीक है, इस तरह से याद रखना। अगला जो है, अगला देखिए ध्यान से, क्या कहता है? पारभासी। अगला क्या है? पारभासी। पारभासी के बारे में समझिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। पारभासी जो है वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं हो पाए उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, यानी कि प्रकाश जो है ना थोड़ा थोड़ा पार हो। ठीक है, उसी को पारभासी कहेंगे। ठीक है, पहला तेल लगा कागज़। पहला क्या है? तेल लगा कागज़। जैसे एग्जांपल में तेल लगा कागज़, तेल लगा कागज़ से प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा पार कर। जैसे बैलून का रबर, बैलून का रबड़, यानी रबड़ जो होता है ना, रबड़ में देखिएगा, या बैलून ले लीजिए, उसमें जो है एक तरह से प्रकाश जो है धीरे धीरे पार होगा। हल्का आँख का पलक थोड़ा सा जो है हल्का दिखेगा, दूध, कुहासा, ये सब जो है क्या है? पारभासी पदार्थ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए क्या कहता है? इम्पोर्टेंट है ये भी, प्रकाश का परावर्तन। इम्पोर्टेंट है यहीं से, एक तरह से और भी पीछे भी इम्पोर्टेंट ही था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखना, प्रकाश का परावर्तन पूछेगा किसे कहते हैं तो याद रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के किसी बिंदु से टकराकर, प्रकाश का किसी बिंदु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक क्या लिए हैं? अपारदर्शी माध्यम लिए हैं। देखिए इसमें जो है ना अपारदर्शी प्रकाश के परावर्तन में जो है कोई भी समतल दर्पण यहाँ पर ले लिए हैं। इस तरह से समतल दर्पण है, इधर से कोई भी प्रकाश का किरण आया है, यहाँ टकराया है, यहाँ पर देखिए इधर निकल गया है। यहाँ अपारदर्शी माध्यम है, इसीलिए यहाँ पर जो है टकरा करके, मान लीजिए शीशा है, शीशा घर वाला शीशा ले लीजिए, उसमें प्रकाश मारिए, टॉर्च थोड़ा सा किनारे से मारिए तिरछा करके, और यहाँ पर इधर से प्रकाश देखिएगा उधर निकल जाएगा साइड में। ठीक है, इस तरह से जब प्रकाश का किरण निकल जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। वही लिखा हुआ, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी वस्तु कोई भी किरण, प्रकाश का किरण है, वस्तु से टकराकर लौटने को, उसी माध्यम में लौट गया है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला है आपतित किरण। देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं समझिएगा। आपतित किरण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह पर देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से जो भी किरण है इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर जो आई है किरण, इसी को आपतित किरण यहाँ पर लिख दिए हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण याद रखना। अगला है आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं? दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, यहाँ पर देखिए दर्पण के जिस बिंदु पर यहाँ पर पड़ा है कि नहीं, एक तरह से आपतित किरण, यहाँ पर आपतन बिंदु इसी को कहते हैं। दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, याद रखना है। अगला है अभिलंब। अगला क्या है? अभिलंब। अभिलंब के बारे में समझ लीजिए ध्यान से। अभिलंब देखिए क्या कहता है? अभिलंब,
अभिलंब देखिए क्या कहता है, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से यहाँ पर जो लंब खींच दिए इस तरह से सीधा, उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को ही एन यानी नॉर्मल से सूचित करेंगे, नॉर्मल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है परावर्तित किरण। दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पर दर्पण से आपतित किरण आया इधर से, यहाँ टकरा करके इधर चला गया, ठीक है, उसी माध्यम में, और पारदर्शी माध्यम है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है एक तरह से उधर गया, तो यही परावर्तन के बाद किरण वापस लौटती है, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अगला है आपतन कोण। आपतन कोण देखिए, आपतन कोण समझा देते हैं। यहाँ पर आपतित किरण, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण, और अभिलंब, ये क्या हुआ, अभिलंब, इसके बीच जो कोण बना है इसी को क्या कहते हैं, आपतन कोण, यहाँ पर लिखा हुआ है। और कहेगा परावर्तन कोण, यहाँ पर देखिए इधर बोला है परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पर परावर्तित किरण, और क्या है, अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनेगा इसी को क्या, कौन सा कोण को बोलेंगे, अब परावर्तन कोण। यहाँ आपतन कोण को आई से सूचित करेंगे, और परावर्तन कोण को किसे सूचित करेंगे, परावर्तन कोण को आई से, आर से, यहाँ पर लिख दिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, परावर्तन कोण और आपतन कोण समझ गए होंगे। अब अगला देखिए क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के पूछेगा कितना नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम है, 2 नियम है, याद रखना। प्रकाश क्वेश्चन आता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो याद रखना प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। याद रखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पर अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए फिगर से क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आपतित किरण है, अब परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यहाँ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यहाँ तीनों देखिए एक ही समतल में है कि नहीं, यानी एक ही समतल में है, इस तरह से तीनों एक ही साइड में है, इस तरह से इसको क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। और दूसरा जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पर देखिए दूसरा नियम जो है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर के। याद रखना है ये दोनों नियम को, ठीक है। अगला देखिए प्रतिबिंब। अगला टॉपिक क्या है, प्रतिबिंब। देखिए क्या कहता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखना, परिभाषा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। प्रतिबिंब पूछेगा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अभी प्रतिबिंब पढ़ाएंगे। याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल इमेज। अब आभासी को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है, या इसी को दूसरा नाम इमेजनरी इमेज कहते हैं। इमेजनरी, वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है। इस तरह से आप समझिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसे कहते हैं। सारा थ्योरी हम लिख के लाए हैं, ठीक है। अच्छे से इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, यहाँ पर लिख दिए हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखना है। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर प्रतीत होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको दोनों को समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए समतल दर्पण, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण। दर्पण जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। दर्पण कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। दर्पण जो है याद रखना है, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। अब फिर गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कहता है समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब देखिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि इस तरह से एक दर्पण ले लिए, इस तरह का, इसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण इस तरह का, यहाँ पर इस तरह से भी ले सकते हैं हम, इसको भी बोलेंगे कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। ये जो इस तरह से दिए हैं, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर, यहाँ पर जो है इसका परत चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, AgBr2। देखिए यहाँ पर क्या कहता है,
समतल दर्पण में यहाँ पर जो है एक तरह से, यहाँ पर जो है इस तरह से हम यहाँ पर एक दर्पण ले लिए हैं। यहाँ पर क्या है, ये दर्पण है, देखिए अच्छे से समझिए। यहाँ पर एक दर्पण ले लिए हैं इस तरह से, इसको कलई कर दिए हैं, पीछे इस तरह से रंगा दिए हैं। यहाँ पर जो है मुख अक्ष, इसको सीधा जो है एक लकीर खींच दिए, इसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष, जिसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पर भी हम यहाँ पर वस्तु ले लिए हैं। यहाँ पर क्या लिए, वस्तु लिए हैं। अब वस्तु लिए हैं तो यहाँ पर इससे जो है एक तरह से प्रतिबिंब बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रकाश जो है इसके सीधा में गया, और जब प्रकाश जब सीधी रेखा में जाएगा तो उसी पथ पर जो है लौट जाएगा। ठीक है, अभिलंब जो है अगर डालेंगे सीधी रेखा में प्रकाश का किरण, तो यहाँ पर सीधी कर डालिएगा टॉर्च का किरण, तो उसी पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही रेखा पर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब बनने के लिए जानते हैं आप लोग कितना, 2 किरण की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर इसका पीछे जो है बढ़ा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए दूसरा किरण मान लीजिए यहाँ से लीजिए, यहीं पर वस्तु यहीं है, यहाँ से किरण लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए याद रखना है 2 किरण की आवश्यकता होती है। इस तरह से किरण गया और यहाँ पर जो है दूसरा किरण जो है इधर की ओर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरह से जो है कोई भी किरण आया आपतित किरण, परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इधर से मूल बिंदु पर, यहाँ पर पोल पर जो है यहाँ पर मुँह, यहाँ पर जो है इस एक तरह से टकरा करके इधर निकल जाएगा, जितना डिग्री भीतर निकलेगा उतना डिग्री भीतर है। तो यहाँ पर पीछे इसको जब बढ़ाएंगे हम तो कहीं न कहीं जाके मिलेगा, जब दोनों रेखा एक दूसरे को मिलेगा जहाँ पर, वहीं उसका क्या बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब की विशेषता देखिए इसका क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर देखिए इसका प्रतिबिंब जो बना है यहाँ पर सीधा ही बना है, यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए वस्तु ऊपर में था तो यहाँ पर प्रतिबिंब भी इसका क्या है, ऊपरे बना है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, यानी वस्तु जितना बड़ा था उतना ही बड़ा इसका क्या बना, प्रतिबिंब। और आभासी या काल्पनिक बनता है, यानी जब भी प्रतिबिंब यानी वस्तु की ओर ही बनेगा और ऊपर में ही बनेगा तो उसी को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। कैसा, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब भी ऊपर है। तो याद रखना है कौन सा प्रतिबिंब बना है, आभासी। आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा सीधा होता है, याद रखना है। आभासी प्रतिबिंब याद रखना है क्या होता है, सीधा। आभासी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सी पर, इस पे सी से याद रखना है दिमाग में, सीधा। सी से क्या याद रखना है, सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, दिमाग में सेट कर लीजिए ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, अगला देखिए वही यहाँ पर लिखे हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी का ही दूसरा नाम काल्पनिक। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा, वही लिखे हैं यहाँ पर। अगला वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, बराबर। यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर देखिए वस्तु जितना दूरी पर था ना यहाँ से यहाँ तक, यानी पोल से कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, पोल से, ध्रुव से मापते हैं। यहाँ से यहाँ तक ध्रुव जितना दूरी पर है वस्तु उतना दूरी पर ही इसका क्या बना है, प्रतिबिंब। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है, वस्तु दूरी। अगला प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है ना पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, याद रखना है इसको। ठीक है, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब एक तरह से जैसे शीशा समय देखिएगा दायाँ हाथ उठाइएगा थोड़ा बायाँ लगेगा। ठीक है, उसी को पार्श्विक रूप से उल्टा करते हैं। अगला समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, किसी साधारण कांच के एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड, वहाँ पर लिख दिए हैं सिल्वर बनाए AgBr। ठीक है, कहाँ परत चढ़ाकर, इसका परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोकस दूरी पूछेगा समतल दर्पण का क्या होता है, कहाँ होता है, तो अनंत। इसका फोकस दूरी अनंत पर होता है, याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए समतल दर्पण इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, याद रखना इसको। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समतल दर्पण पे कहता है अगर सीधा प्रकाश का किरण जाएगा तो उसी पथ पर जो है क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं दर्पण जो है कितना प्रकार का, दर्पण जो है 2 प्रकार, एक समतल दर्पण और दूसरा क्या हुआ, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। अभी पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। गोलीय दर्पण इसको भी 2 भागों में बांटा गया, कितना भाग हुआ, 2। पहला हुआ अवतल दर्पण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्वेक्स, इंग्लिश टर्म पे भी ध्यान दीजिएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं उन्नतोदार
या अभिसारी, उन्नतोदार या अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम दिमाग में रखना है अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण का याद रखना है अपसारी। नतोदार यहाँ उन्नतोदार इसको कहते हैं, ठीक है, या इसी को अपसारी कहते हैं, इसको अपसारी कहते हैं, अपसारी दर्पण किसको, उत्तल दर्पण को। देखिए यहाँ पर कोई इस तरह से उत्तल दर्पण होता है, इस तरह से याद रखना है। जब इस तरह से कलई क्या रहेगा तो इसको कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, किसको, अवतल दर्पण। मान लीजिए इधर से दे दिया है, इस तरह से कलई किया हुआ है तो ये भी अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से दे दिया है, अगर बाहर की ओर कलई, यहाँ पर अंदर की ओर कलई है तो इसको अवतल दर्पण कहेंगे, कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए ऐसे करके दे दीजिएगा तो यहाँ पर पूछेगा तो इसको भी उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण के बारे में, ये तो समझ गए होंगे गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण में क्या लिखा हुआ है, इसका थ्योरी समझिए, इसका परिभाषा समझाते हैं अच्छे से। गोलीय दर्पण, इसको स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण मतलब गोल, एक फिगर गोल रहता है, ठीक है, इस तरह से गोला है, ठीक है, इसी से दर्पण बनाया गया है काट करके। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है, उसको कौन सा दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, याद रखना है। अगला देखिए, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण पूछेगा कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल को कॉनकेव मिरर कहते हैं और इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, याद रखना है। अवतल दर्पण पूछेगा किसे कहते हैं, समझिए इसके बारे में थ्योरी यहाँ पर लिख दिए हैं अच्छे से। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और सब स्टूडेंट को जोड़िए इस चैनल से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, याद रखना है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उत्तल दर्पण, अगला क्या है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, जिसका बाहर की ओर उभरा हो, याद रखना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो है एक तरह से फिगर बनाया है, इस तरह से अंदर की ओर इस तरह से पीछे रंगा हुआ है, यहाँ पर जो है इसका परावर्तक सतह इधर हुआ, ये क्या है, एक तरह से धंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह से देखिए फिगर, यहाँ बाहर की ओर रंगा हुआ है, यहाँ पर अंदर की ओर परावर्तक सतह हो गया, इस तरह से क्या हो, धंसा हुआ है। जब परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण है वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है, यहाँ पर इस तरह अंदर की ओर देखिए रंगा हुआ है, बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ है, यानी इधर से हम फेस को देखेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस तरह से फिगर को अभी याद रखना, ये दोनों फिगर है अवतल का, ये दोनों फिगर किसका है, उत्तल का, याद रखना है, ठीक है। अब अगला देखिए, अब देखिए गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पहला है ध्रुव, पहला क्या है, ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण इस तरह का है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी बीच में जो है यहाँ पर गोलीय दर्पण एक तरह से यहाँ पर इस तरह से गोल जो हुआ है इसका ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यहाँ पर गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम काट देंगे इसको, जब दो भागों में काट देंगे दर्पण को, यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए इसको बीच से हम काट दिए, काट करके इस तरह से एक गोल वाला भाग इस तरह से हुआ, यहाँ पर जो है इस तरह से अगर एक लकीर खींचेंगे, बीच वाला भाग जो हुआ इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। इसका मध्य बिंदु जो हुआ इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, याद रखना है, ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं, याद रखना है। ध्रुव को किसे सूचित करते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। अगला वक्रता केंद्र यानी सी से सूचित करेंगे। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी केंद्र जो होता है ना, इसका केंद्र देखिए यहाँ पर सी है ना, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इस तरह से मान लीजिए दर्पण रहेगा यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर एक मुख्य अक्ष यानी इसी को प्रधान अक्ष भी कहते हैं। यहाँ पर जो है इसको एफ, यहाँ पर पहले सी, इधर मान लीजिए सी होता है, इसके बाद एफ होता है, ठीक है, इससे पहले एफ होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वही लिखे हैं। गोलीय दर्पण
यानी वक्रता केंद्र किसको सूचित करेंगे, सी से। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी इसी को प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पर देखिए ध्रुव यानी पी था और वक्रता केंद्र यानी सी, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला है फोकस, अगला क्या है, फोकस। देखिए फोकस, फोकस को मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, उसे उस बिंदु का दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए इसको, फोकस को। मान लीजिए एक हम दर्पण बना रहे हैं, इस तरह से मान लीजिए एक हम क्या बनाएं, दर्पण। इस तरह से ये रंगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से क्या है, मुख्य अक्ष है, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। यहाँ पर कोई भी प्रकाश का किरण आया और टकराएगा, टकरा करके जिस बिंदु पर यहाँ पर इस टकरा करके जो है मुख्य अक्ष को जहाँ पर एक तरह से प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर फोकस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है फोकस दूरी जो हुआ यहाँ यानी कि पी से यानी ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से इसको छोटी एफ से सूचित करते हैं, किससे, छोटी एफ से, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फोकस, फोकस समझ गए हैं। अभी बड़ी ऐप से सूचित करेंगे फोकस को और फोकस दूरी को छोटी ऐप से। अगला है फोकस के बाद वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से ध्रुव और वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और फिगर को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, नहीं समझेंगे तो। देखिए इस तरह से मान लीजिए एक हम क्या बनाएं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है। अवतल दर्पण ले लिए, इस तरह से रंगा हुआ है। यहाँ पर एक तरह से हम इसको मुख्य अक्ष खींच दिए, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। जब यहाँ प्रकाश का किरण यहाँ पर मान लीजिए आया और यहाँ पर टकराया, जहाँ पर टकराएगा उसको क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इस तरह से फोकस हो गया। और यहाँ पर जो है एक तरह से सी होगा, सी यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। और यहाँ पी, यहाँ पर पी जो है पोल और सी के बीच की दूरी को इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस तरह से छोटी एफ यानी पी और एफ यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को छोटी एफ से सूचित करेंगे, अब बड़ी एफ से फोकस को सूचित करेंगे। ध्यान देना इस बिंदु पर, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या जो है इसको आर से और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 10 का, जिसमें कि पार्ट 1 वीडियो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पहला चैप्टर है, जिसको कि डाल चुके हैं। अगर यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। आज पार्ट 2 होगा, जिसमें कि हम आज पूरी फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है, मतलब फिजिक्स का जो पहला चैप्टर उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पीछे बहुत फोकस के बारे में, परिभाषा सबके बारे में जान चुके थे। आज देखिए किरण आरेख की बनावट। किरण आरेख जो है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनने के लिए हम लोग जानते हैं 2 किरणों की आवश्यकता होती है। देखिए पहला जो है, एक देखिए क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दिमाग में रखना है आप लोग को कि जब कोई भी दर्पण है, यहाँ पर मान लीजिए हम अवतल दर्पण लिए हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, बता चुके हैं। इसको पी मतलब ध्रुव हुआ, एफ मतलब फोकस हुआ, सी मतलब वक्रता केंद्र हुआ, ठीक है। यहाँ पर जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश का किरण आएगा तो याद रखना है फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश का किरण आएगा, टकराएगा दर्पण में और फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। याद रखना, दिमाग में इसको सेट, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, फोकस से आती प्रकाश की किरणें। अगर मान लीजिए दूसरा देखिए यहाँ पर तथा फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ पर दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कहता है मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए कोई भी प्रकाश का किरण फोकस
फोकस से मान लीजिए कोई भी प्रकाश का किरण आ रहा है तो कहाँ किसके समांतर हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। याद रखना है, कोई भी प्रकाश का किरण अगर यदि फोकस से आ रहा है तो किसके समांतर हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये किरण आरेख का दूसरा बनावट याद रखना है आप लोग को। और तीसरा देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तीसरा नंबर क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आए तो दर्पण से परावर्तन के बाद ध्रुव पर जितने डिग्री पर कोई किरण आती है तो परावर्तन के बाद उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ पर हम फिगर को बनाए हैं, ये आप देखिए। कहता है कोई भी प्रकाश का किरण मान लीजिए ध्रुव पर आ रहा है, ठीक है, ध्रुव यानी पी पर यहाँ पर आया, पोल जिसको कहते हैं, और जितना डिग्री पर आएगा उतने डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। और यहाँ पर जो है दोनों कोण जो है ना आपस में क्या हो जाता है, बराबर। यहाँ पर एक तरह से अभिलंब का काम कर देगा आपका, अभिलंब यानी नॉर्मल का काम, और यहाँ पर दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर देखिए, किरण आरेख का चौथा बनावट क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आए, मान लीजिए कोई भी प्रकाश का किरण है, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, वहीं से आ रहा है, तब उसका जो है वापस जब लौटेगा तो उसी पथ पर लौट जाएगा। वही लिखे हैं कि आए तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है। यानी प्रकाश का किरण इधर से आया तो इसी पथ पर क्या होगा, वापस लौट जाएगा। इसी को क्या करते हैं, चौथा कंडीशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब बनने के लिए बताए थे कितना किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की। हम आज जो ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को, 6 ठो कंडीशन बताएंगे, जिसमें कि 6 जो है आप लोग को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट और सटीक तरीका से बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कहता है अवतल दर्पण को ही बताए थे कॉन्वेक्स मिरर कहता है। अवतल दर्पण बराबर होता है उत्तल लेंस, यानी अवतल दर्पण में जिस तरह का प्रतिबिंब बनेगा उसी तरह का प्रतिबिंब आपका किसमें बनेगा, उत्तल लेंस में भी बनेगा। उत्तल लेंस अगला चैप्टर में है, आप लोग पहले इसको प्रकाश का परावर्तन देख लीजिए, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे तो उसमें उत्तल लेंस के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर टोटल जो है हम 6 कंडीशन बता रहे हैं। पहला जानते हैं आप लोग, इसको कहते हैं मुख अक्ष। इसको क्या कहते हैं, मुख अक्ष। यहाँ पर लिख दिए हैं मुख अक्ष, ठीक है। देखिए मुख अक्ष यहाँ पर हो गया फोकस, एफ यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सी, यानी फोकस पी एफ और सी। और यहाँ पर अनंत ले लिए हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, अनंत, याद रखना है, ठीक है। देखिए पहला कंडीशन है, जब वस्तु, ऊपर में क्या है, ये सब वस्तु है, ऊपर में क्या है, ये सब वस्तु है। तो वस्तु जो है ऊपर में रखे हैं, पहला वस्तु रखे हैं कहाँ पर, अनंत पर। दूसरा वस्तु लिए हैं अनंत और सी के बीच, दिमाग में रखना है, दूसरा कंडीशन। तीसरा लिए हैं सी पर, सी यानी वक्रता केंद्र पर। और चौथा लिए हैं सी और एफ के बीच। चौथा कहाँ लिए हैं, सी और एफ के बीच। अब पचमा लिए हैं, कहाँ पर लिए हैं पचमा, यहाँ पर याद रखना है, पचमा लिए हैं एफ पर। और छठा लिए हैं पी और एफ के बीच। छठा कहाँ लिए हैं, पी और एफ के बीच, ठीक है। तो छठा नंबर जो है पी और एफ के बीच लिए हैं। तो पहला कंडीशन ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन जो है, यहाँ ऊपर में वस्तु है, इसका प्रतिबिंब देखिए सब नीचे बना है। प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए लिखे हैं, और प्रतिबिंब, और नीचे जब प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु ऊपर और प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो समझ जाइएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। दिमाग में सेट रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। दिमाग में इसको घुसा लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो यहाँ पर देखिए जब वस्तु अनंत पर है तो उसका कंडीशन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर, पहला जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर बना है, फोकस पर। 1 नंबर यहाँ है एक, यहाँ पर 1 नंबर था, उसका प्रतिबिंब नीचे बना है। अब पूछेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बहुत मतलब कितना बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बड़ा, तो बहुत छोटा बनेगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, तो वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, दिमाग में सेट रखिए, ठीक है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, जब वस्तु, दूसरा नंबर कंडीशन देखिए यहाँ पर है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच। यहाँ पर दूसरा नंबर है, यहाँ पर दिखाने के लिए हम अच्छा से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर है ना, इसका 2 नंबर देखिए यहाँ पर है, ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच बनेगा, याद रखना है। अब प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा बनेगा, यहाँ पर बहुत छोटा, इसके बाद छोटा बनेगा। अब वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। और तीसरा नंबर देखिए, अब जब वस्तु कहता है, तीसरा नंबर सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। जब वस्तु सी पर होगा तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा।
याद रखना है। अब सी पर यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, याद रखना है। अब प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, दिमाग में रखना है। और जब वस्तु, चौथा कंडीशन देखिए, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत और सी के बीच। देखिए यहाँ पर 4 नंबर है, ठीक है। अब बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब 5वां नंबर कंडीशन है, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु कहाँ, एफ पर हो, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब बहुत बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा। वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही हमेशा। और लास्ट कंडीशन है 6ठा नंबर, याद रखना है, जब वस्तु कहाँ पर हो, पी और एफ के बीच हो। जब वस्तु पी और एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे, या अवतल दर्पण है, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ पर लिख दिया वस्तु से बड़ा और आभासी। वस्तु देखिए ऊपर है तो प्रतिबिंब ऊपर ही बनेगा, और जब वस्तु ऊपर हो प्रतिबिंब ऊपर ही बने तो यहाँ पर जो है इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी, सी मतलब बताए थे आप लोग को पिछले क्लास में, सी मतलब होता है सीधा, दिमाग में रखना, सीधा। यानी आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना। टोटल हम 6 कंडीशन बता दिए हैं। इस तरह का ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। हम अच्छा से बता दिए हैं, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वही यहाँ पर हम सब बस लिख दिए हैं। पी मतलब ध्रुव होता है दर्पण का, एफ मतलब फोकस होता है, सी मतलब वक्रता केंद्र, आर मतलब वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर हो तो बताया अभी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, वास्तविक और उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। पहले बहुत छोटा, इसके बाद छोटा, इसके बाद बड़ा। देखिए यहाँ पर अगला चौथा नंबर, तीसरा नंबर कहता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या बनेगा, बड़ा, बराबर बनेगा। वस्तु यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ बराबर का चिन्ह है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दिमाग में रखना। अब 5वां कंडीशन है, देखिए क्या कहता है, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु फोकस था ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। यही लास्ट कंडीशन जो है आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। याद रखना, उत्तल लेंस में बड़ा, छोटा, बराबर, और अवतल दर्पण में, देखिए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसी तरह से अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा, अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में देखिए यहाँ पर ट्रिक लिख दिए हैं अच्छे से, समतल दर्पण जो है बराबर प्रतिबिंब बनता है, दिमाग में रखना है, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा, बराबर। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा, और समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। देखिए अब जो है अवतल दर्पण के बारे में भी समझे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा दर्पण समझेगा, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस होता है। उत्तल दर्पण में जैसा बनेगा उसी तरह का अवतल दर्पण में भी बनेगा। देखिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, देखिए क्या करता है, जब वस्तु यहाँ पर, देखिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर अवतल दर्पण लिए हैं, इसको कहते हैं मुख अक्ष, जानते हैं। यहाँ एफ इधर, तो इसको इधर बढ़ाएंगे तो इधर ना गोल होगा, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी हो गया। अब देखिए यहाँ पर वस्तु, इधर हम कहीं भी वस्तु रखेंगे दर्पण के आगे ही रखेंगे, यानी शीशा के आगे नहीं रखेंगे कोई वस्तु को, तो यहाँ पर दर्पण के आगे रखेंगे वस्तु को, और यहाँ पर टकराएगा तो इसको जो है, ये देखिए दर्पण है उत्तल दर्पण, इसको जो है टकरा करके इधर बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरण, और दूसरा किरण यहाँ से ले लिए हैं और ध्रुव पर आया, ध्रुव पे जितना डिग्री पाता है उतने डिग्री पर यहाँ निकल जाता है, जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों को, यहाँ इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी थोड़ा इधर की ओर बढ़ाएंगे, यानी जहाँ पर दोनों मिलेगा उसी को क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पर दोनों एक दूसरे को किरण जब जहाँ पर काटेगा, यहाँ वास्तविक में नहीं काट रहा है, इसलिए जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु देखिए ऊपर था तो बस प्रतिबिंब भी ऊपर ही बना है, तो इसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बताया भी सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पर देखिए दिख रहा है वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। अच्छा से नहीं दिख रहा है, देख लीजिएगा फिर से। यहाँ पर देख सकते हैं वस्तु से छोटा बना है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए हम लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा।
कहता उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखा जाए तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सबको याद रख लीजिए, ठीक है। कोई भी जो है इस तरह से आपको डिटेल से नहीं बताएगा, अच्छे से हम बता रहे हैं बढ़िया से समझने के लिए। अच्छे से समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अवतल दर्पण की विशेषता देखिए, अवतल दर्पण की अब कुछ विशेषता है। यह किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। जानते हैं किरण को क्या करता है, एक जगह केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। याद रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब, दिमाग में याद रखना है। कहेगा कौन सा दर्पण है जो कि दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, बराबर, बड़ा और बहुत बड़ा बनता है, दिमाग में रखना है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग जानते हैं आप लोग, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए क्या कहता है। दाढ़ी या हजामत बनाने में, गाड़ियों के हेडलाइट में, याद रखना है। और डॉक्टर के द्वारा रोगियों को आँख, कान, नाक और दांत की जांच करने में, सोलर कुकर में, सोलर भट्टी में और सोलर प्लेट में किया जाता है। और अवतल दर्पण जो है इसका टॉर्च में, और उत्तल दर्पण लालटेन में, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण की विशेषता है। अब अगला कौन सा है, उत्तल दर्पण की विशेषता। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अभी बताया ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऐसे धनात्मक हुआ है, इसलिए हुआ है, देखिए समझ आ रहे हैं। इस तरह से मान लीजिए दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इस तरह से मुख अक्ष होता है, यहाँ पर फोकस इधर लेते हैं, फोकस इस तरह से फोकस लेते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है इस तरह से आगे की ओर जब गोल बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। इसी को क्या बोले, फोकस बोले, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फोकस धनात्मक होती है। यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, यह वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जानते हैं, अभी बताएं, यह हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में तीखे मोड़ पर किया जाता है, ठीक है। अच्छा से देखिए संग। अब देखिए चिन्ह परिपाटी जो है, चिन्ह परिपाटी समझना जरूरी है, ठीक है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। जहाँ दिमाग में सेट रखिएगा, पूछेगा सभी दूरी कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। दर्पण से बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। दर्पण से बाईं ओर इधर जो भी दूरी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दर्पण से दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक होती है, यानी दाईं ओर इधर जो है, इधर क्या होता है, धनात्मक होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुख अक्ष के ऊपर, मुख अक्ष के ऊपर देखिए, मुख अक्ष हुआ, इसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। इसको समझने के लिए दिमाग में रखना है, मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष के ऊपर जो है क्या होता है, धनात्मक, सभी दूरियां क्या होता है, धनात्मक। मुख अक्ष के नीचे क्या होता है, ऋणात्मक। मुख अक्ष के नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस तरह से समझिएगा। आवर्धन की परिभाषा देखिए, आवर्धन किसको कहते हैं, दिमाग में सेट रखना है आवर्धन का परिभाषा। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, दिमाग में रखना है। आवर्धन जो है, याद रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहता है, आवर्धन। यानी आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। एम बराबर H1/H2 होता है, एम बराबर H1/H2 होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला दर्पण सूत्र, अगला कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र देखेंगे। दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये दिमाग में सेट रखिए, पूछता है दर्पण सूत्र आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना है। इसको सिद्ध करने के लिए बताएंगे आगे, ठीक है। दर्पण सूत्र में एफ होता है फोकस दूरी, यू होता है वस्तु दूरी, और होता है भी प्रतिबिंब दूरी, याद रखना है। यानी अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर जो है, इसमें जो दर्पण में जो है, याद रखना, एम बराबर -v/u होता है, ये भी सिद्ध होता है, इसको बताएंगे, ठीक है। याद रखना, अवतल आवर्धन का धनात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। यानी यहाँ पर धनात्मक अगर आएगा तो समझ जाइएगा, यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अगर यदि प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पर काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर ऋणात्मक आएगा तो याद रखना है वास्तविक और उल्टा बनेगा। अवतल यानी और रहे तो फोकस माइनस में, उत्तल ऊ रहे तो फोकस दूरी ऋणात्मक, दिमाग में रखना है, ठीक। वस्तु दूरी हमेशा किस में रहता है, माइनस में ही रहता है। किसी का भी वस्तु दूरी हमेशा किस में रहता है, माइनस में ही रहता है। अब थोड़ा सा इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव देखते हैं कुछ। अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर का संबंध देखिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। दिमाग में सेट रखिए इस लाइन को। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी एफ बराबर हो गया r/2, एफ बराबर r/2, याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पर जो है अगला देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको देखिए ध्यान से। ऑब्जेक्टिव में कहता है, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए अच्छे से। कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत, जहाँ भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा समझ जाइए समतल दर्पण या उत्तल होगा। समतल दर्पण या कौन सा, उत्तल दर्पण होगा, याद रखना। सीधा प्रतिबिंब वही बनाता है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। बता चुके प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है, विद्युत चुम्बकीय। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है, दिमाग में रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है, ठीक है। अगला, फोकस किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण। कार के अग्रदीप में जो है अवतल दर्पण। कार के आगे जो है यहाँ पर याद रखना है अवतल दर्पण। अगला, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृष्टि के रूप में किया जाता है, पीछे देखने के लिए, याद रखना है उत्तल दर्पण। किसका, उत्तल दर्पण, याद रखना है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। याद, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल का। हजामत के लिए अवतल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जानते हैं त्रिज्या दिया है तो यहाँ एफ निकालना है, तो एफ बराबर जानते हैं क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर 32 को 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर इसका फोकस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्या कहता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंतर देखिए। इसको अंतर को समझ लीजिए, अंतर आता है लिखने के लिए। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह हमेशा, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। पहला अंतर हुआ, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। उत्तल दर्पण किरणों को अपसारित करता है और यह किरणों को अभिसरित करता है। यह क्या करता है, अभिसरित करता है, ठीक है। अपसारित मतलब फैलाता है, ये क्या कहता है, अभिसरित यानी सिकुड़ता है। यह दर्पण वाहनों में साइड मिरर के रूप में लगता है और इसका उपयोग जो है अग्रदीप में, यह दर्पण वाहनों के अग्रदीप में उपयोग में किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। अग्रदीप में किया जाता है आगे देखने के लिए, ठीक है। इस तरह से जो है हम, इस तरह से जो है अब जो है इसका पहला चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को बताइए इसके बारे में, ठीक है। हम डिटेल से इस वीडियो को डाल चुके हैं। अब अगला जो है चैप्टर जो है कुछ ऑब्जेक्टिव इससे पहले ही हम डाल चुके हैं, ठीक है। फिजिक्स का सारा 205 ऑब्जेक्टिव या 265 ऑब्जेक्टिव इसी तरह से है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा उसको भी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।